हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, मस्त। सो गाइस, नोट्स बनाते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारा जिम्मा है कि हम आपको पढ़ा के ही मानेंगे। क्लियर गाइस? सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पोर्शन। दो पोर्शन हमने खत्म कर लिए इस चैप्टर के। एक तो कौन सा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फिनिश हो चुका है, गैल्वेनिक सेल भी फिनिश हो चुका है। क्लियर गाइज? आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, थर्ड पार्ट ऑफ दिस यूनिट एंड द लास्ट वन। क्लियर गाइज? सो शुरू करते हैं। मैं हूं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हैं ब्रेन एक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइज, कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस सबसे पहले जानेंगे, क्या किसे कहते, किसे कंडक्टेंस? कंडक्टेंस होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो कि कौन करता है? या तो आयंस होंगे वहाँ पे, या तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। करंट करियर, चार्ज करियर वहाँ पे होने चाहिए, है ना? सो कंडक्टेंस की थ्योरी आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन: इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स रजिस्ट करना, रोकना, जो कि आर होता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम करते हैं कैपिटल जी से रिप्रेजेंट, है ना? और क्या कह सकते हैं? ease and may be defined as the ease with which the electric current flow through a conductor। कंडक्टर तो होना ही चाहिए, खैर जाहिर सी बात है। सो किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को उस सब्सटेंस का कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। क्लियर गाइस? सो इसका फॉर्मूला हम क्या मैथमेटिकली लिख सकते हैं? जी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मीन्स जी इज इक्वल टू 1/r, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी साइमन। साइमन को लिखते हैं हम कैपिटल एस से। क्लियर? कैपिटल एस मीन्स साइमन। 1 साइमन इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स, या फिर 1 महो। इसको उल्टा कर दिया, एम एच ओ, ओम को क्या कर दिया? एम एच ओ उल्टा लिया, महो, है ना? इन्वर्स हो गया इसका मतलब, ऐसे भी लिखते हैं। अब देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं हम आर से। कैपिटल आर से रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है। ये रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये उसको होने से रोकता है। ठीक है, सिर्फ कंडक्टेंस का दुश्मन है ये। The electrical resistance of any body is directly proportional to its length L and inversely proportional to its cross section area। इसको हम ओम में मेज़र करते हैं, OHM ओम, है ना? और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जिस बॉडी का रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उन इन फैक्टर्स पे उनका रेजिस्टेंस वेरी करता है, डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है, कांस्टेंट लेके आना है। यहाँ पे हमने कांस्टेंट लेके हम आ गए हैं, जिसको हम बोलते हैं रो। सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एल लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और रो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिजिक्स तो है नहीं कि हम वायर की लेंथ और वायर का एरिया लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो लेंथ होगी वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस को माना गया है, और जो एरिया माना गया है वो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब दोनों की डिस्टेंस को अगर हम यूनिट मान लें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट रख लें, है ना? फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो रेजिस्टेंस होगा वो इज इक्वल टू, वो इट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वो आर जो होगा वो रो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के जो है इक्वल आ जाएगा जब L इज इक्वल टू 1 होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कंडक्टेंस क्या होता है। 1/r रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। यहाँ से हमें क्या करना है? फॉर्मूले को डिराइव करना है। ठीक है, जो हमें न्यूमेरिकल्स करते हुए बहुत काम आएंगे। तो 1/r क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/रो इंटू 1/L/A। एरिया ऊपर जा सकता था लेकिन हम नहीं लेके गए,
देखते हैं, कहीं ना कहीं इसका यूज़ भी होगा। इतना आप याद रखना, जो कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा वो लेंथ एरिया की टर्म में, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, 1/ρ इंटू 1/L/A। कंडक्टिविटी इट इज़ डिनोटेड बाई K, जिसको हम बोलते हैं कप्पा, ठीक है ना। और बढ़िया सा नाम रखा है मैंने इसका, कटप्पा, है कि नहीं, कप्पा कटप्पा, सिमिलर सा है, मज़ा आता लेने में, ठीक है ना। सो इट इज़ डिनोटेड बाई K विच इज़ कॉल्ड कटप्पा, बाहुबली, सब यही है। सो K इज इक्वल टू होता है 1/ρ। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है, ठीक है ना। सो 1/ρ इज इक्वल टू, यहाँ पे रो का फॉर्मूला निकाल लो, कहाँ से, यहाँ से, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से रो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L, R इंटू A/L, है ना। सो 1/ρ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा कटप्पा का, ये हो जाएगा 1/ρ, रेसिप्रोकल है। अब 1/ρ का फॉर्मूला क्या होगा, अभी देखो ऊपर वाला ही फॉर्मूला, 1/ρ इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/ρ इंटू 1/L/A, ये हो जाएगा L/A इंटू 1/R, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। सो 1/R को हम लिखते हैं G, कंडक्टेंस। सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला आ गया। अगर हमारी लेंथ यूनिट है, एरिया यूनिट है, तब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, कटप्पा इज इक्वल टू जी, है ना, कप्पा इज इक्वल टू जी। कप्पा है, कटप्पा नहीं है, कभी बार बार सुन के कटप्पा ही बोलने लगो, ठीक है, कप्पा बोलते हैं इसको। अब चलते हैं आगे। हैंस कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन may be defined as the conductance of a solution of 1 meter length with area of cross section equal to 1 meter square। यहाँ से ये जो K इज इक्वल टू जी, ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन आई है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें, कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें जो लेंथ है इलेक्ट्रोड के बीच की वो 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया उनका 1 मीटर स्क्वायर हो, ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कंडक्टिविटी होता है, ऐसा हम कहेंगे। अब यूनिट देख लेते हैं। यूनिट होती है कप्पा की साइमन पर मीटर या फिर साइमन पर सेंटीमीटर, दोनों ही आ सकती हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, दोनों को ही आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो पेन पेपर लेके नोट्स बनाते रहना। चलते हैं आगे। इन इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन to produce ions and hence conduct electricity in dissolved or molten state। या तो हम उसको पिघला लें या तो हम उसको डिसॉल्व कर लें, सॉल्यूशन बना लें उसका, दोनों ही केस में उसके पास आयंस होने चाहिए, उसी को तो हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और जब उसके पास आयंस होंगे तो उसका कंडक्टिविटी भी होगी, कंडक्टेंस भी होगा। जैसे कि HCl है, NaOH है, KCl है, एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं और नीचे वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, 100% वहाँ पे इनके जो आयंस हैं, इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल एज इट इज़ पड़े रहेंगे, कुछ ही मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट होंगे, सारे नहीं होंगे, ठीक है ना। सो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं फैक्टर्स। पहला फैक्टर में हम आयनिक कंडक्टेंस मेन है, वो क्या होता है, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। आयंस के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाया जाता है
उसको हम बोलते हैं आयनिक कंडक्टेंस। सिंपल सा, बिल्कुल आसान शब्दों में डेफिनेशन, है ना। बड़े ढूंढ ढांड के नोट्स बनाए जाते हैं दोस्तों, इनको ध्यान से रख लेना, समझ लेना, याद कर लेना। इजी लैंग्वेज है और कुछ भी झूठा नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इनको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। सो गाइज, द फॉलोइंग फैक्टर्स जो हैं वो देखते हैं हम, कौन से फॉलोइंग फैक्टर हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, उसके जो आयन से हैं उनकी अट्रैक्शन पावर कितनी है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करेगी, जब आयन क्या है ना, चार्ज को ले, आयंस का फ्लो होना चाहिए, है ना। ये समझ लो कि आयंस का फ्लो होना चाहिए, वही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, वही करंट का फ्लो है ना। सो आयन जितनी स्पीड से भागेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स मतलब उसका यही है कि इलेक्ट्रिसिटी उतनी अच्छे से फ्लो हो रही है। और अगर आयन जो है ना बिल्कुल धीरे 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 मटक मटक के चल रहे हैं, तब हो जाती है प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है कम, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन कम है तो जो फ्रीडम है मूवमेंट की आयंस को वो होगी ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टेंस भी होगा ज़्यादा। जिसमें बिल्कुल भगे फिर रहे हैं आयंस, उसमें कंडक्टेंस ज़्यादा होना है, तो जो अट्रैक्शन पावर है वो कम होना चाहिए। इंटर आयनिक अट्रैक्शन शुड बी लेस, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो तेज़ी से होगा। सोल्वेशन ऑफ आयन शुड बी लेस, ये भी कम होना चाहिए, सोल्वेशन ऑफ आयन भी कम होना चाहिए, क्योंकि लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, सोल्वेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसका साइज़ बढ़ जाएगा, जो मॉलिक्यूल है ना, जो आयन है, सपोज करो मैंने पानी में डाल लिया किसी सॉल्ट को, NaCl को डाल दिया, तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको सराउंड करते हैं, है ना, दोनों आयन को, कैटायन को भी एनायन को भी। तो जितना ज़्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, उतने ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे, तो उस आयन का साइज़ उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना ही वो हैवी हो जाएगा और उतना ही उससे कम दौड़ा जाएगा, सो कंडक्टेंस हो जाएगा कम। अब बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। भाई सॉल्वेंट, अब सपोज करो तुमने NaCl को पानी में मिक्स किया है, तो ठीक है, चलो चलता है। लेकिन अगर हमने उसको फेविकॉल में मिक्स कर दिया, है ना, अब होगा नहीं, नहीं होगा, वो चीज़ को अभी साइड में रखो कि मिक्स होगा कि नहीं होगा, उसको साइड में रखो। कहने का मतलब ये कि मिक्स हो जाएगा, है ना, और फेविकॉल में कर रहे हैं हम, तो तब क्या होगा, आयंस का मूवमेंट एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्यूशन बहुत कम होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वहाँ पे बहुत ही कम होने वाला है, ठीक है ना। सो विस्कोसिटी भी कम होनी चाहिए। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, एज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीज, सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं, एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे। जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एनर्जी प्रोवाइड करने से या तो सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, इन सब का तीनों ही केसेस में जो अट्रैक्शन पावर है वो डिक्रीज़ करती है। और अट्रैक्शन पावर अगर डिक्रीज़ करेगी तो वहाँ पे जो आयन है वो ईजिली फ्लो कर सकता है, और आयन का ही ईजिली फ्लो हमें चाहिए, तभी हमारा कंडक्टेंस बढ़ेगा। देन टेम्परेचर शुड बी हाई, ठीक है दोस्तों, जितना भी हो सकता है, जितना वहाँ पे कैपेबल है, ऐसा नहीं कि गैस बना दी उसकी, ठीक है। लिक्विड फेज में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होगा तो कंडक्टिविटी कम रहेगी, थोड़ा सा उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आओ तो कंडक्टिविटी अच्छी होती है। क्लियर दोस्तों। सो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे कंडक्टेंस को, जो कि हमने जान लिए, जो हमें सीखने हैं, ठीक है ना। सो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हमने क्या जाना कि कंडक्टेंस क्या होता है, सबसे पहले क्या, कंडक्टिविटी, है ना, नहीं, सबसे पहले कंडक्टेंस, देन रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टिविटी, देन कंडक्टिविटी, और इन सब में रिलेशन भी हमने देख लिया, है ना। रिलेशन ये रहा, रिलेशन कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रिलेशन और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रिलेशन। डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे हम करेंगे, और वो क्या, कौन कौन से, और हाँ यूनिट्स, इनकी यूनिट्स बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जो उनको अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आयनिक कंडक्टेंस, आयन के द्वारा होने वाला कंडक्टिविटी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होना चाहिए, सॉल्वेशन ऑफ आयन कम होना चाहिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है, कम होनी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तब हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। क्लियर गाइज? सो आज की वीडियो में इतना ही। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।